मुझे आज भी याद है स्कूल में वो जो भूगोल की क्लास होती थी। हाँ। और टीचर ब्लैक बोर्ड पर भारत का नक्शा बनाती थी और फिर वो नदियों के नाम लिखना शुरू करती थी। उफ, लिस्ट। हाँ, वो लिस्ट। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, यहाँ तक तो मतलब सब ठीक था। या तो आसान है। बिल्कुल। लेकिन जैसी उनकी वो सहायक नदियां मतलब ट्रिब्यूटरीज आनी शुरू होती थी। झेलम, चिनाब, हाँ। रावी। हाँ, झेलम, चुनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बस। दिमाग में खिचड़ी। हाँ, दिमाग में पूरी खिचड़ी बन जाती थी। कौन कहाँ से निकली, कौन किस में मिली, मतलब सब कुछ गड़बड़। सही बात है। तो आज हमारे पास जो स्रोत है वो इसी मुश्किल को हल करने का एक बहुत ही मतलब अनोखा और मजेदार तरीका बताता है। अच्छा। तो आज हम कोई रटने वाली क्लास नहीं करने वाले, बल्कि यूं कहिए कि शब्दों से भारत का एक नक्शा बनाने की कोशिश करेंगे। क्या बात है। ये एक मानसिक सफर होगा। हिमालय की बर्फीली चोटियों से शुरू होकर गंगा के विशाल मैदानों से गुजरेगा और अंत में दक्षिण के पठार पर जाके रुकेगा। बिल्कुल। और इस सफर में हमारा कंपस क्या होगा? वो होंगे इंग्लिश में बने कुछ मजेदार अजीबोगरीब जुमले। और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जुमले या ट्रिक्स सिर्फ कोई मजाक नहीं है। ये सभी एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करते हैं, जिसे एसोसिएटिव लर्निंग कहते हैं। एसोसिएटिव लर्निंग। हाँ, या साहचर्य अधिगम। इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि हमारा दिमाग वो सूखी बेतरतीब जानकारी को याद रखने के लिए नहीं बना है। अच्छा। वो संबंधों और कहानियों को याद रखने के लिए बना है। आज हम जितनी भी ट्रिक्स देखेंगे वो सब इसी सिद्धांत के मतलब अलग-अलग रूप हैं। जैसे कोई जानकारी को एक भावना से जोड़ती है, कोई एक तस्वीर से, तो कोई एक लय से। क्या बात है। तो ये सिर्फ याद करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। नहीं। ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके का ही एक हिस्सा है। बिल्कुल। तो चलिए इस दिलचस्प तरीके की पड़ताल करते हैं और अपनी इस मानसिक मैपिंग की यात्रा शुरू करते हैं। जरूर। सबसे पहले चलते हैं भारत के उत्तर पश्चिम में, जहां से सिंधु नदी प्रणाली की शुरुआत होती है। इंडस रिवर सिस्टम। हाँ, सिंधु और उसकी 5 प्रमुख सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम याद रखना वो हमेशा से एक सिरदर्द रहा है। हाँ, ये हमेशा कंफ्यूजिंग होता है। पर हमारे स्रोत में इसके लिए एक बड़ी शानदार इंग्लिश ट्रिक है और ये क्रिकेट के दीवानों को जरूर पसंद आएगी। अच्छा। नारा है, इंडिया जीतेगा क्रिकेट रन बना के शान से। वाह। अब इसे तोड़कर समझते हैं। आई से इंडस यानी सिंधु जो मुख्य नदी है। ठीक है। फिर उसकी सहायक नदियां उत्तर से दक्षिण के क्रम में आती हैं। जे से झेलम, सी से चिनाब, आर से रावी, बी से बीएस और एस से सतलज। अरे वाह। बस एक जोशीला नारा और पूरा का पूरा क्रम दिमाग में सेट। जो बात मुझे यहाँ सबसे आकर्षक लग रही है वो है इसका भावनात्मक जुड़ाव। ये ट्रिक सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। ये नदियों के नामों को क्रिकेट की उस भावना, उस जुनून, उस अपनेपन से, हाँ, उस अपनेपन से जोड़ देती है जो हम सब महसूस करते हैं। दिमाग झेलम या चिनाब के सूखे नामों को शायद भूल जाए। हाँ, भूल सकता है। लेकिन इंडिया जीतेगा की भावना को नहीं भूलता। यही एसोसिएटिव लर्निंग का जादू है। और इसका कोई ऐतिहासिक महत्व भी है? बिल्कुल है। यही 5 नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज जब एक साथ मिलती हैं तो उस क्षेत्र को पंजाब का नाम देती हैं। अच्छा, पंजाब। हाँ, पंजाब का मतलब ही है पंज-आब, यानी 5 पानी या 5 नदियों की भूमि। तो ये ट्रिक सिर्फ नदियों के नाम नहीं याद करा रही है? नहीं, ये एक पूरे क्षेत्र के नाम के पीछे का भूगोल और इतिहास भी समझा रही है। ये हमें सीधे दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र में ले जाती है। कमाल है। मतलब एक नारे ने भूगोल, इतिहास और खेल तीनों को एक साथ एक धागे में पिरो दिया। हाँ, पिरो दिया। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों ने मिलकर एक पूरे क्षेत्र को पहचान दे दी। बिल्कुल। अब अगर हम अपनी मानसिक यात्रा में थोड़ा पूर्व की ओर चलें तो हम भारत की सबसे पवित्र और शायद सबसे जटिल नदी प्रणाली के पास पहुंचते हैं। गंगा। यहाँ तो सहायक नदियों का एक पूरा मेला लगा हुआ है और यहीं पर ये ट्रिक्स और भी मतलब रचनात्मक हो जाती हैं। यहाँ तो सच में जरूरत पड़ती है। हाँ। तो गंगा की 2 तरह की सहायक नदियां हैं। एक बाईं ओर से मिलने वाली मतलब लेफ्ट बैंक और दूसरी दाईं ओर से राइट बैंक। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये लेफ्ट और राइट बैंक का क्या मतलब है इसे समझ लेना जरूरी है। हाँ, ये कई लोगों को कंफ्यूज करता है। इसका मतलब बहुत सीधा है। अगर आप नदी के बहाव की दिशा में मुंह करके खड़े हों तो आपके बाईं तरफ से जो नदी आकर मिलेंगी वो लेफ्ट बैंक हुई और दाईं तरफ से मिलने वाली राइट बैंक। बस इतना सरल। बिल्कुल। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें नदी प्रणाली के पूरे 3D स्ट्रक्चर को समझने में मदद करता है। सही कहा।
तो पहले बाईं ओर वाली नदियों को देखते हैं, जिनका पश्चिम से पूर्व का क्रम याद रखना होता है। ठीक है। इसके लिए ट्रिक थोड़ी फिल्मी है। और बहुत मजेदार है। बताइए। ट्रिक है, राम गंगा गाई गोमती घाघरा पहन के गंधक की कसम महान। ये तो सच में बहुत अजीब है ना? सुनने में बहुत अजीब है, लेकिन शायद इसीलिए ये हमेशा याद रहता है। शायद। देखिए, सबसे पहले रामगंगा, हाँ, फिर गोमती, हाँ, उसके बाद घाघरा, हाँ, फिर गंडक, हाँ, कोसी, हाँ, और आखिर में महानंदा। पूरा क्रम आ गया। हाँ, एक ही वाक्य में पश्चिम से पूर्व की सारी मुख्य लेफ्ट बैंक सहायक नदियां अपनी जगह पर सेट हो गईं। अगर सिंधु वाली ट्रिक भावना पर आधारित थी, तो ये वाली एक विचित्र तस्वीर पर। हाँ, एक इमेज बन जाती है दिमाग में। बिल्कुल। इसमें मानवीकरण या पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल हुआ है। गोमती नदी को एक इंसान की तरह दिखाया गया है, जो घाघरा पहनकर गा रही है। हाँ, ये हमारे दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट और अजीब सी तस्वीर बनाता है। और मनोवैज्ञानिक रूप से जो चीज़ जितनी अजीब या हास्यास्पद होती है, दिमाग उससे उतनी ही मजबूती से पकड़ता है, क्योंकि वो सामान्य पैटर्न को तोड़ती है। एग्जैक्टली। ये सिर्फ नाम नहीं, बल्कि नदियों के भौगोलिक क्रम को दिमाग में एक विजुअल कहानी की तरह अंकित कर देती है। और अब आते हैं गंगा की दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियों पर। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। हाँ, इनमें सबसे बड़ी हैं यमुना और सोन। यमुना की भी अपनी सहायक नदियां हैं, जिनका पश्चिम से पूर्व का क्रम याद करना पड़ता है। अच्छा, यमुना की भी? जी। इसके लिए ट्रिक बहुत ही सरल और सीधी है। चंबल से बेटवा किन। बस इतना ही? बस इतना ही। सी से चंबल, एस से सिंध, बी से बेटवा और के से किन। 4 शब्द और यमुना की 4 प्रमुख सहायक नदियां क्रम में याद। ये काफी आसान है। पर यहाँ एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं जानती हूँ आप क्या कहने वाले हैं, सिंध और सिंधु का कंफ्यूजन। बिल्कुल, श्रोताओं को यहाँ ध्यान देना होगा, ये सिंध नदी है, सिंधु नहीं। सही बात है। सिंधु एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय नदी प्रणाली है, जिसकी हमने अभी बात की। जबकि ये सिंध एक छोटी नदी है, जो चंबल के पास यमुना में मिलती है। हाँ, ये कंफ्यूजन हो सकता है। नामों का ये खेल ही तो भूगोल को मजेदार और कभी-कभी कंफ्यूजिंग बना देता है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। वैसे ये जो यमुना वाली ट्रिक है, चंबल से बेतवा कैन, ये कितनी सीधी और सरल है ना? हाँ, बहुत। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसकी यही सादगी इसे कम यादगार बना सकती है? मतलब घाघरा पहने गोमती वाली तस्वीर ज्यादा मजबूत है क्योंकि वो अजीब है। क्या सादगी और यादगार होने के बीच कोई ट्रेड ऑफ है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। मेरे ख्याल से ये इस पर निर्भर करता है कि हमें कितनी जानकारी याद करनी है। अच्छा। यमुना की सिर्फ 4 सहायक नदियों के लिए ये छोटा सा जुमला काफी है। ये छोटा है और असरदार है, जैसे किसी टूल बॉक्स में एक छोटा पेचकस। सही उपमा है। लेकिन गंगा की लेफ्ट बैंक की 6-7 नदियों के लिए हमें एक बड़ी मजबूत कहानी चाहिए, जो सब कुछ एक साथ बांध कर रख सके। मतलब हर ताले के लिए एक अलग चाबी। बहुत बढ़िया उपमा दिया आपने। यानी हम अपनी जरूरत के हिसाब से इन मानसिक औजारों को चुन सकते हैं। बिल्कुल। गंगा का मैदान, जिसे हम भारत का अन्न भंडार भी कहते हैं, वो इन्हीं नदियों के जाल की देन है। सही। तो चलिए अब इस मैदान से और पूरब की ओर चलते हैं, जहां एक और विशाल नदी हमारा इंतजार कर रही है। ब्रह्मपुत्र। तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करने वाली ये नदी अपने आप में एक अलग दुनिया है। बिल्कुल। इसकी भी कई सहायक नदियां हैं जो अलग अलग दिशाओं से आकर इसमें मिलती हैं। इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियों को याद रखने के लिए भी एक ट्रिक है। अच्छा, इसके लिए भी है? हाँ, जो एक वाक्य में कई नामों को पिरो देती है। तिस्ता, संकोश, मानस ने सुबनसिरी और लोहित को दिबांग में देखा। ये एक और अलग तरह की तकनीक है। कैसे? देखिए, सिंधु वाली ट्रिक में भावना थी, गंगा वाली में अजीब तस्वीर, और ब्रह्मपुत्र वाली ट्रिक एक नैरेटिव चेन या कथा श्रृंखला की तरह है। कथा श्रृंखला? हाँ। इसमें बस किरदारों के नाम है, तिस्ता, संकोश, मानस, और एक लोकेशन है दिबांग। ये एक छोटी सी घटना का जिक्र करती है। ये उन लोगों के लिए बहुत कारगर है जिनका दिमाग नामों को एक क्रम में पिरोकर याद रखता है। समझ गया। और ब्रह्मपुत्र की बात हो और असम की बाढ़ का जिक्र ना हो, ये तो हो नहीं सकता। ये भी सच है। ये नदियां जीवन देती भी हैं और कभी-कभी विनाश का कारण भी बनती हैं। ये भूगोल का एक अहम पहलू है। चलिए अब उत्तर और पूर्व भारत की यात्रा पूरी करके हम दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की तरफ। हाँ, प्रायद्वीपीय भारत। कारणों से, एक तो अपने विशाल आकार और लंबाई के कारण,
ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। ठीक वैसे ही जैसे गंगा उत्तर भारत में है। बिल्कुल। और दूसरा, इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। कई पवित्र स्थल इसके किनारे बसे हैं। बहुत खूब। तो इस दक्षिण गंगा की भी कई सहायक नदियां हैं और उनके लिए जो ट्रिक है वो एक पूरी कहानी जैसी है। एक कहानी? हाँ, कहानी ये है, पई गंगा और वै गंगा ने मिलकर प्रणहिता को इंद्रावती और मंजीरा के साथ सबरी के पास भेजा। अरे वाह! अब इस कहानी के किरदारों को देखिए। पई गंगा, वै गंगा, प्रणहिता, इंद्रावती, मंजीरा और साबरी। ये सब गोदावरी की सहायक नदियां हैं। हाँ, ये सब गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। एक बार कहानी याद हो गई तो सारे नाम अपने आप याद हो जाएंगे। ये एसोसिएटिव लर्निंग का सबसे विकसित रूप है। यहाँ सिर्फ एक नारा या एक तस्वीर नहीं है। यहाँ एक पूरी माइक्रो स्टोरी है जिसमें किरदार है, एक एक्शन है और एक मंजिल भी है। सही। ये दिखाता है कि हम कितनी भी जटिल जानकारी को एक सरल कहानी में बदल सकते हैं। और जो बहुत यहाँ सबसे आकर्षक है वो है इस तकनीक की सार्वभौमिकता। मतलब हर कोई अपनी समाज और अपनी रचनात्मकता के हिसाब से अपनी कहानियां बना सकता है। सही बात है। और दक्षिण में सिर्फ गोदावरी ही नहीं है, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां भी हैं। हाँ। साथ ही एक और दिलचस्प बात है, ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बह के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जी। लेकिन दो प्रमुख नदियां हैं जो उल्टी दिशा में, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं, नर्मदा और तापी। ये एक अपवाद है। हाँ, तो इन्हें याद रखने की भी कोई सरल ट्रिक है क्या? बिल्कुल है, और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि ये एक अपवाद है। एक सरल सी लाइन है, नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर नहीं थकते। नहीं थकते? हाँ, या और भी सरल, नर्मदा और तापी की दोस्ती बहुत गहरी है, वो बाकी सबसे अलग पश्चिम की ओर बहते हैं। अच्छा। यहाँ ट्रिक का मकसद सिर्फ नाम याद कराना नहीं, बल्कि उनके अनोखे व्यवहार को याद दिलाना है। ये दिखाता है कि मेमोनिक्स सिर्फ क्या नहीं, बल्कि कैसे और क्यों को भी याद रखने में मदद कर सकते हैं। तो आज हमारी ये मानसिक यात्रा हिमालय से शुरू होकर गंगा के मैदानों और पूर्वोत्तर से गुजरते हुए दक्षिण के पठारों तक पहुंची। एक पूरा चक्कर लग गया। हाँ, तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? मतलब साफ है कि सीखना उबाऊ या बोझिल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। हमने देखा कि कैसे क्रिकेट के नारे, फिल्मी कहानियां और छोटे छोटे जुमलों का इस्तेमाल करके हम भूगोल जैसे मुश्किल समझे जाने वाले विषय को भी दिलचस्प बना सकते हैं। हाँ। मुझे तो वो घाघरा पहनो गोमती वाली ट्रिक सबसे ज्यादा पसंद आई, क्योंकि दिमाग में एक कार्टून सा बन जाता है जिसे भूलना मुश्किल है। अगर हम इसे बड़े फलक पर देखें तो आज की ये चर्चा सिर्फ नदियों के बारे में नहीं थी। ये सीखने के तरीके को सीखने, यानी लर्निंग हाउ टू लर्न के बारे में थी। क्या बात है। ये इस बात का एक ठोस सबूत है कि किसी भी जटिल विषय को सरल, सुलभ और यादगार बनाने के लिए रचनात्मकता का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सिर्फ जानकारी को दिमाग में भरना नहीं है। नहीं, ये उसे अपना बना लेना है, उसके साथ एक रिश्ता